हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये कम्युनिटी की मटेरियल रिसोर्स की तरह कंसिडर नहीं कर सकता गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ के लिए। तो अब इसी चीज़ को डिस्कस करना है हमको कि इसका रिलेवेंस क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट इशू है जो आर्टिकल 31C से रिलेटेड है, जिसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिफोर वी मूव ऑन और बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रनिंग है जो हम प्रीलिम्स 2025 और मेंस 25, 26, 27 इनमें से किसी भी साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड या बहुत ही वन स्टॉप सोल्यूशन है। 1-to-1 गाइडेंस के साथ आपका फुल सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना, फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ कि आप इस एग्ज़ाम को फुल बिलीफ के साथ सिलेक्शन के आप फेस कर पाएँ। सो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 8962291192। आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम, कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं और किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, ये 3 चीज़ें मुझे लिख के आपको भेजना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। हमारा ये जो डिस्कशन है इसमें हमको पहले कुछ की चीज़ें समझनी होगी जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। रूलिंग ये बोलती है, रूलिंग का मेन क्रक्स समझिए, रूलिंग ये बोलती है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी रातों रात डिक्लेयर नहीं कर सकती अपने मन से, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्वियसली फॉर कम्युनिटी। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हम कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी गवर्नमेंट को अपने एक इंस्टीट्यूशन बनाना है किसी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन ज़मीन किस हद तक वो पब्लिक डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट, ये एक क्वेश्चन था अभी तक बहुत बड़ा, जो चैलेंजिंग बना हुआ था, बहुत टाइम से चैलेंजिंग बना हुआ है ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, इसमें बेसिकली दो इशू आते हैं जो ये डिसाइड करने के लिए कोर्ट को इशू कॉज कर रहे थे। पहला, क्या आर्टिकल 31C एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 31C जो है ये बेसिकली कई बार आया है, कई बार गया है, कई बार अमेंड हुआ है। मतलब गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में इसको लेके बड़ा इशू चलता रहा है या कन्फ्लिक्ट चलती रही है कि क्या ये आर्टिकल किस एक्सटेंट तक अप्लाई होता है। तो ये 2 इशू क्या है। पहला इशू ये बोलता है कि क्या आर्टिकल 31C अभी भी एप्लीकेबल है फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 39B और C, या फिर ये नहीं है। पहला इशू ये था। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये था कि क्या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। 2 ये इशूज़ या 2 चैलेंजेस थे जो कोर्ट को यहाँ पे इस केस में रिजॉल्व करने थे। पहले इशू की जब हम बात करते हैं तो पहले हमको ये समझना होगा कि आर्टिकल 39B/C और 31C क्या होता है। आर्टिकल 39B और C जो होते हैं ये DPSP के आर्टिकल होते हैं। DPSP क्या होता है? DPSP बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुछ सेट ऑफ डायरेक्टिव होते हैं जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जिनको हम बोलते हैं। लोगों के, सब लोगों का बराबर से भला हो, सारे लोग, गवर्नमेंट सारे लोगों के भले के लिए काम कर सके, इसके लिए ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 51 तक, और उनमें ही 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 39B और 39C। आर्टिकल 39B ये बोलता है कि गवर्नमेंट को ऐसे सारे स्टेप्स लेना चाहिए जो लोगों के बीच में या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो। मतलब कोई एक पर्सन जिसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, वो बहुत सारी ज़मीन खरीद के ना बैठ पाए, नहीं तो गवर्नमेंट के पास कुछ ज़मीन ही नहीं बचेगी या वेल्थ ही नहीं बचेगी जिसको वो लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और आर्टिकल 39C ये बोलता है कि गवर्नमेंट को मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गए, तो ये मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। ऐसे 2 डायरेक्टिव गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी किसी की भी ज़मीन ले सकती है तो उस केस में इशू हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 31C, जिसमें कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड टाइप के लॉज हैं जो इसके अंदर में अगर बनाए जाते हैं तो उन पे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का या लीगल राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा प्रॉपर्टी, लेकिन लीगल राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं लगेगा, या कोई ये नहीं बोल सकता कि उसके आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन हुआ है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों की बात करता है। तो ये
इन दोनों आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी लॉ जो किसी की प्रॉपर्टी लेता है आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो आर्टिकल 31 सी के अंदर में प्रोटेक्टेड रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन मान के कैंसिल ना करे। तो अब जब ये कहानी थी तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक इशू आ रहा था। ओरिजिनली जब ये आर्टिकल बनाया गया था, ये आर्टिकल 31 सी जो है ये बहुत बाद में लाया गया था 1970s में। जब ये आर्टिकल आया था तो ओरिजिनली इस आर्टिकल में ये कहानी थी कि इनिशियली ये बोला गया था कि आर्टिकल 31 सी सिर्फ आर्टिकल 39 बी और सी के इम्प्लीमेंटेशन में प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब अगर किसी और पर्पस, किसी और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी लेती है तो आर्टिकल 31 सी जो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और उसको राइट, उसकी जो ज़मीन है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दी कि भाई ये लॉ तो इनवैलिड है, ऐसा नहीं किया जा सकता केशव नंदा भारती केस में, तो फिर गवर्नमेंट ने 1975 में एक और अमेंडमेंट किया जिसमें ये बोला कि अब आर्टिकल 31 सी इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये किसी भी आर्टिकल के इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शन के लिए लगाया जा सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि 39 बी और सी के बाहर कोई डीपीएसपी है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लैंड ले रहे हैं किसी का, तो उस केस में उन लॉज को भी आर्टिकल 31 सी वायलेट या प्रोटेक्ट करेगा। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास वापस पिटीशन गई थी मिनर्वा मिल्स केस में। तो मिनर्वा मिल्स केस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी एक आर्टिकल के अंदर में लॉ बना के सारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कहानी हुई तो फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट नहीं किया या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए और पोजीशन ये चल रही थी कि मोटा माटी जो है गवर्नमेंट जो है ये 39 बी और सी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉ लगाती थी और वो 31 सी के अंदर में रखती थी और उस पर कोर्ट कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वो पोजीशन क्लियर नहीं थी। मतलब मिनर्वा मिल्स केस के बाद क्या सिर्फ आर्टिकल 39 बी और सी प्रोटेक्टेड हैं या फिर सारे के सारे डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं या कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है, ये पोजीशन क्लियर नहीं थी। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला क्वेश्चन यही था कि आर्टिकल 31 सी जो है ये सिर्फ इन दो डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करता है लॉज के कैंसिलेशन से या फिर सारे डीपीएसपी को प्रोटेक्ट नहीं करता या करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली रूलिंग दी है कि मिनर्वा मिल्स केस के पहले या फिर केशव नंदा भारती केस के बाद जो पोजीशन थी जिसमें आर्टिकल 31 सी सिर्फ इन दो आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये पोजीशन मेंटेन रहेगी। इसके अलावा किसी और डीपीएसपी को लगाने के लिए गवर्नमेंट आर्टिकल 31 सी का यूज़ नहीं कर सकती किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए। तो पहला ये सिग्निफिकेंस है इस रूलिंग का या ये इंपॉर्टेंस है कि इसने पोजीशन क्लैरिफाई करी है कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है या किन किन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लगाया जा सकता है। जो सेकंड इशू था वो ये था कोर्ट के सामने कि क्या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है, ये एक सेकंड क्वेश्चन था। तो इस केस में इस रिगार्ड में पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस टाइप का केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी 1977। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज जो होते हैं या लैंड होते हैं वो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी की डेफिनेशन में नहीं आते और इसलिए इनको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सालों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस था संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, नेशनलाइजेशन, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन किया जा सकता है और उसको पब्लिक डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन फिर वो कन्फ्लिक्ट अगेन आने लगी, ये आने लगी कि ऐसे तो किसी की भी प्रॉपर्टी छीन सकती है गवर्नमेंट। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई। तो फिर फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल्ड जजमेंट तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउ कर दें पब्लिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होना। इसका मतलब हर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो किसी इंडिविजुअल ओन करता है कोई, उसको मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। ये केस बाय केस डिपेंड करता है कि किस केस में लैंड जो है वो एग्रीएबल है या किस केस में लैंड को मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी माना जा सकता है और किस केस में नहीं माना जा सकता।
सो दीज वेर द टू इश्यूज विच वेर डेल्ट बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें बेसिकली ये याद रखना है सिर्फ दो चीज़। पहली चीज़ ये याद रखना है कि आर्टिकल 31C जो है, जो जिसके अंदर में हम लॉज डालते हैं जो DPSP के इम्प्लीमेंटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन से, उसमें सिर्फ आर्टिकल 39B और C के अंदर में जो DPSP आते हैं सिर्फ वही लॉज प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि एवरी प्रॉपर्टी, हर कोई प्रॉपर्टी जो है हर कोई प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह या मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी की तरह डिक्लेयर या ट्रीट नहीं की जा सकती। वो डिपेंड करता है सिचुएशन या केस बाय केस मैटर पे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट लॉज एम्ड एट इंश्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। आपको कमेंट सेक्शन में बिना यहाँ पे देखे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जो है आपका आंसर पोस्ट करना है और बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, एनालाइज द implications ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, discuss its significance in relation to the right to property and its intersection with the concept of मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। सो बेसिकली क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी गई हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आर्टिकल 39B के ऊपर स्कोप और आर्टिकल 39B के स्कोप और लिमिटेशन के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशन है। अभी रिसेंटली ये जो रूलिंग हमने पढ़ी इसका आर्टिकल 39B के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेनली आपको ये डिस्कस करना है। और उसके बाद आपको इसका राइट टू प्रॉपर्टी और मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के कंसेप्ट के साथ क्या लेना देना है या क्या रिलेशन है आर्टिकल 39B का, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आंसर में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में हमेशा आप पहले आर्टिकल 39B के बारे में लिखेंगे। आर्टिकल 39B के बारे में लिखने के बाद आप आर्टिकल 31C के बारे में लिखेंगे और इन दोनों का क्या रिलेशन है आप ये लिखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आप ब्रीफ हिस्ट्री लिखेंगे कि कब आर्टिकल 31C का मॉडिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कब इसका अमेंडमेंट हुआ, कोर्ट की क्या क्या रूलिंग्स थी जो इस कंटेक्स्ट में आई थी, और इसका इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया के वेलफेयर से क्या लेना देना है, इंडिया के वेलफेयर में इन आर्टिकल्स के इम्प्लीमेंटेशन से क्या रिलेशन या हेल्प मिलेगी। और लास्टली आपको ये डिस्कस करना है कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी को का राइट टू प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, मतलब ये इसके साथ कन्फ्लिक्ट में या इसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है कि नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। So I hope this issue या this ruling was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप इस वीडियो की लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।